पेन कौन सा है? आ जाओ सब ऑनलाइन आ जाओ। सभी को दिख रहा है क्या? रणवीर गुड इवनिंग। राम प्रदीप सियाग दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। सही है। मैं एक बार लिखता हूं आपके सामने, देखो एक बार। अपन ने कल जो है वाटर पढ़ लिया, आज अपन जो है दूसरा कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एकदम साफ दिख रहा है। देख के बताएं एक बार। हाँ हाँ, धर्मेंद्र सर्विस्टा लाडी, ठीक है ठीक है। अब देखो इस ऐप का कुछ फंक्शन में आपके सामने मेरे को समझ में आया है। आप खुद देखो कि इसके अंदर आप नीचे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक माइक वाला ऑप्शन है, एक वीडियो है। नीचे देखो आप, नीचे अपने जो है इसके नीचे देखो, ऐसे क्लिक करके आपको एक माइक और एक वीडियो है। ठीक है, आप सभी वीडियो ऑन करो। आप सब मेरे को दिखोगे, आपस में नहीं दिखाई दोगे आप, सिर्फ मेरे को हाँ दिख रहे हो आप। आप सभी वीडियो पे करो, मेरे को सारे दिख जाओगे आप। आपस में नहीं दिख रहे ना? वीडियो ऑन करो सभी एक बार। हाँ ये देखो आवाज भी आ रही है। आप नाम या नाम नहीं दिखा रहा, नाम क्या है? हाँ जीतू। अब जीतू दिख रहा है। अब मैं स्क्रीन पे भी आ गया। तो ये आप एकदम अपनी जो ऑफलाइन क्लास है वैसा का वैसा है। जीतू एक बार सभी दिखा दो जितने भी ऑनलाइन है सब। हाँ मेरे को, मैं भी दिख रहा हूँ, आप भी दिख रहे हो। मैन स्क्रीन पे दिख रहे हो क्या? हाँ मैन स्क्रीन पे भी दिख रहे हो। चलो मैं भी चेक ही कर रहा हूँ। धर्मेंद्र, जीतू दिख रहा है फिर। पंकज ठीक है। ठीक है धर्मेंद्र, तो अब कपड़े तो पहन ले मेरे भाई। ठीक है, एक क्लासरूम जैसा है, सेम टू सेम। ठीक है, अब पढ़ाते वक्त आपको स्क्रीन पे नहीं आना है। ठीक है, वो तो अपन जैसी क्लास में चल रहे हैं वैसे ही। और इसी टाइप से अपन प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, जो भी संडे का होगा उस दिन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के। अब आप बोल के जवाब दे देना। अब देखो आप रुक जाओ एक बार, आप बोल के जवाब दे देना मेरे को। एक तो बहुत ये बार बार ये आता है कि सर हमारी हम नहीं जुड़ पा रहे, या हमारा लॉगिन नहीं हो रहा। तो एक बात आपको है, एक कोई समझनी है कि आप सभी को पता है कि मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है। ठीक है, एक बार वीडियो बंद करो, इसका वीडियो आ रहा है। एक बार वीडियो बंद करें, मैन स्क्रीन पे जो आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे से ज्यादा आप सब लोगों को पता है। अगर एज ए टीचर आप अगर लॉग इन करोगे, एक बार किसका ये वीडियो आ रहा है ना, एक मिनट भाई ना, एक बार अपना वीडियो नीचे से देख लो, वीडियो किसी का चालू है। नाम नहीं दिखा रहा है अभी, किसका नाम है? एक बार नीचे देखें, किसी का वीडियो चालू है, नाम नहीं दिखा रहा है, क्या नाम है? आप सभी को दिखाई दे रहा है ना? एक जना वीडियो लाइव है, एक मिनट, हाँ हटाओ। 637 ये भी हटाओ। 693722। अब आप एक्सपेरिमेंट मत करो। हाँ आप दिख रहे हो, एक मिनट हटाओ। हाँ अब सही है। अब आप सभी अपना वीडियो और माइक ऑफ रखें। ठीक है, जब जरूरत होगी मैं अपने आप बोल दूंगा आपको। तो एक बार बार ये चीज आ रही है कि सर जो आप
अरे यार डॉक्टर एस, एक मिनट आप बंद करो अभी। ऑफलाइन क्लास एक जो आप है ना, खुद टीचमेंट मेरे से ज्यादा पता है आपको, आपने कितनी ऐप जिंदगी में देखी होंगी और कितनी आप देखने वाले हो। ठीक है, तो वो आपको पता है कि आपको कैसे उसके अंदर जाना है, सबको पता है। ठीक है, क्लास का शेड्यूल भी आपके सामने लिखा हुआ है। अगर हर बार आप ऐसे लिख के भेजोगे कि सर क्लास का टाइम कितना है, कितनी बजे है, तो कितने ग्रुप है मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। आपके सामने शेड्यूल है, शेड्यूल से क्लास चल रही है, न्यूट्रिशन की चल रही है, इंग्लिश की चल रही है, मेडिसिन की चालू करनी होगी तो आपके पास कोई मैसेज वगैरह कुछ आ जाएगा, या मैं ग्रुप के अंदर या नोटिस बोर्ड के अंदर कुछ ना कुछ मैं डाल दूंगा, उसका भी टाइम। ठीक है, तो अपन अपना सब्जेक्ट जो है न्यूट्रिशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अगला पार्ट कार्बोहाइड्रेट। कल अपन ने वाटर पढ़ लिया, वाटर के बाद में दूसरा जो फीड या जो भोजन का अवयव जिसको बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। सबको पता है। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिला हुआ, किससे बना हुआ, कौन कौन सा तत्व जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये तीन तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, और कोई सा भी आप कार्बोहाइड्रेट ले लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो हमेशा आपको 2:1 मिलता है। जैसा जल के अंदर आपको अनुपात मिलता है, वह का अनुपात जो है आपको किसके अंदर मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर मिलता है। किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कि C6H12 है O6, ये किसका एग्जाम्पल है, ग्लूकोज का। किसका एग्जाम्पल है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आप देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 12, यहाँ पर कितने, 6, डिवाइड करो 2:1, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ गया, 2:1 आता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों या परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना होता है, 2:1 होता है। ये पहला पॉइंट है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लिख भी सकते हो। दूसरा पॉइंट अपन चलते हैं। दूसरा जो इसके बारे में अपने को पढ़ना है वो है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के दो आधार हैं। एक आधार अपन फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, अगर आपने ऐप में क्लास ली है तो अपन शर्करा की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो है अपन फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अपन वर्गीकरण जो है वो विलीयता के आधार पर, सोल्यूबिलिटी के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण का आधार मैं लिख सकता हूं किसका, विलीयता। विलीयता, या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो आपका होता है जो कार्बोहाइड्रेट घुल जाए, पानी के अंदर घुल जाए, उस कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या बोलते हैं, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। उसको अपन क्या बोलते हैं, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। जो आराम से पानी के अंदर घुल जाए उस कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या बोलते हैं, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, या इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको, सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं आपको पता है, शुगर, आपकी स्टार्च, ये सारे के सारे इसके अंदर किसके अंदर आते हैं, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। शुगर है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। और घुलनशील कार्बोहाइड्रेट को अपन एक एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उस शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं NFE। क्या बोलते हैं, NFE। NFE का पूरा नाम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्सट्रेट। NFE, इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, NFE, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्सट्रेट के नाम से अपन इसको प्रदर्शित करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का दूसरा भाग कौन सा है, जो पानी में नहीं घुले, उसको अपन क्या बोलते हैं, अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। उसको अपन क्या बोलेंगे, अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पानी में क्या होता है, हमेशा अघुलनशील होता है, पानी में नहीं घुलता है, पानी में नहीं घुलता है।
तो इसके एग्जाम्पल आपको पता ही है कौन कौन से होंगे। आपको पता है कोशिका भित्ति के जितने भी घटक हैं, कोशिका भित्ति के जितने भी घटक हैं कौन कौन से आपके, सेलुलोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है जो पानी में नहीं घुलता, हेमिसेलुलोज और लिग्निन। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे तीन तत्व ऐसे हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं जो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। और अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट को भी अपन एक एब्रीवेशन से प्रदर्शित करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, सी एफ। क्या बोलते हैं, सी एफ। सी एफ का पूरा नाम मैं इधर लिख देता हूं। सी एफ का पूरा नाम क्या होता है, क्रूड फाइबर। क्या होता है, क्रूड फाइबर। अर्थात कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर अघुलनशील भाग जो होता है, इनसोल्यूबल जो पार्ट होता है उसको क्रूड फाइबर से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि सोल्यूबल पार्ट को अपन एनएफई से प्रदर्शित करते हैं। सीएफ और एनएफई दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। आगे आप जैसे ही कभी भी न्यूट्रिशन के अंदर फीड फॉर्मुलेशन करोगे तो आपको हर खाने का क्रूड फाइबर भी लिखना पड़ेगा, एनएफई भी आपको लिखना पड़ेगा, क्रूड प्रोटीन भी लिखना पड़ेगा, इथरक्स्टेट भी लिखना पड़ेगा। ये प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल है जो अपन आगे की तरफ पढ़ेंगे। उधर अपन आज उन सभी को अपने को यहाँ पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप दो चीजों का ध्यान रखिए कि कार्बोहाइड्रेट को दो चीजों से प्रदर्शित किया जाता है, दो एब्रीवेशन से प्रदर्शित किया जाता है। पहला एब्रीवेशन कौन सा है, एनएफई, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, सीएफ, जिसका पूरा नाम क्या होता है, क्रूड फाइबर। एनएफई में किसको प्रदर्शित किया गया है, कार्बोहाइड्रेट के उस भाग को प्रदर्शित किया गया है जो घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है। उदाहरण के तौर पर शुगर, स्टार्च। जबकि जो पानी में नहीं घुलता उस भाग को अपन क्या बोलते हैं, अघुलनशील भाग, जिसको सीएफ में प्रदर्शित करते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके कौन से, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन। यहां तक समझ में आ गया, कमेंट करके बता दो यहां तक कोई दिक्कत है। आगे चलूं, हाँ समझ में आ गया चौधरी जी, हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम जे टू प्रिया, ठीक है, नो दिक्कत नो दिक्कत, वेरी गुड निर्मा, वेरी गुड, शाबाश नरेंद्र ढाका, ठीक है, आगे चलो, वेरी गुड। अब देखो ये दो चीज आपके सामने आ गई, एक तो सीएफ आ गया और एक एनएफई आ गया। अगला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि किसी भी भोजन में, पशुओं के किसी भी भोजन में सीएफ और एनएफई में कौन सा घटक ज्यादा हो कि वो खाना अच्छा माना जाता है। जैसे मान लो मैं ये बोल देता हूं कि कोई जानवर का भोजन है, ठीक है, कोई जानवर का भोजन है और उसमें क्रूड फाइबर की मात्रा बढ़ रही है, लगातार क्रूड फाइबर बढ़ रहा है, वो भोजन घटिया होगा या बढ़िया होगा? आप कमेंट करके बताइए वो भोजन कैसा होगा, घटिया होगा या बढ़िया होगा? घटिया होगा। योगिता, बढ़िया, घटिया, घटिया, सभी आंसर क्या आ रहा है, घटिया। अर्थात किसी भी भोजन के अंदर, पशुओं के किसी भी भोजन के अंदर जैसे जैसे क्रूड फाइबर की मात्रा बढ़ती जाती है, भोजन जो है वो घटिया होता चला जाता है। घटिया मतलब जिसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्वालिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम क्वालिटी का या घटिया क्वालिटी का खाना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किसी भोजन के अंदर, किसी भी भोजन के अंदर अगर एनएफई की मात्रा, एनएफई की मात्रा बढ़ती जाती है तो वो भोजन जो है क्या होता जाता है, गुड क्वालिटी का या बढ़िया भोजन होता जाता है। क्या होता है, बढ़िया, या जिसको बोलते हैं गुड क्वालिटी का खाना, गुड क्वालिटी का खाना। ठीक है, इसका तुलना आप अभी कर सकते हो। आप दो भोजन का एग्जाम्पल लेकर आप इन दोनों की तुलना जो है हाथों हाथ कर सकते हो। जैसे मैं दो भोजन ले लेता हूं, एक भोजन जो जानवरों का है वो रफेज है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चारा बोलते हैं। और जानवरों का दूसरा भोजन जो है वो कौन सा है, कंसंट्रेट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाट। क्या बोलते हैं, बाट। अगर अपन रफेज की बात करें तो रफेज के अंदर क्रूड फाइबर अधिक होता है, जबकि एनएफई का मान जो है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कंसंट्रेट में क्या होता है, क्रूड फाइबर आपका कम होता है और एनएफई क्या होता है, उसका ज्यादा होता है। तो आप इन दोनों सेंटेंस को देखकर आप बता सकते हो कि चारा बढ़िया होता है, बांट बढ़िया होता है, चारा बढ़िया होता है या बांट बढ़िया होता है। तो देखो
जिसमें NFE की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही बढ़िया क्वालिटी का होगा। इन दोनों में NFE की तुलना करें तो आप कंसंट्रेट के अंदर NFE की मात्रा ज्यादा है, इसलिए कंसंट्रेट जो है वो बढ़िया क्वालिटी का या गुड क्वालिटी का खाना है। जबकि इसमें NFE की मात्रा कम है तो इसको अपन बोलेंगे घटिया क्वालिटी का खाना। चारा मतलब घटिया होता है। दूसरा, आप CF का आधार भी ले सकते हो। जैसे जैसे CF बढ़ेगा, जैसे इसमें CF बढ़ रहा है तो वो क्या होता जाएगा, घटिया होता जाएगा। और जैसे जैसे CF घटता जाएगा वो क्वालिटी क्या होती जाएगी, बढ़िया होती चली जाएगी। तो इन दोनों आंकड़ों के आधार पर, CF और NFE के आधार पर आप ये बोल सकते हो कि कौन सा खाना बढ़िया है और कौन सा खाना घटिया है। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई तो समर्थन करें, नहीं आए तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अगर समझ में आ गई डॉक्टर अशोक, ठीक है, हाँ हाँ नो दिक्कत, आ गई, यस यस आ गई, वेरी गुड। धर्मेंद्र, नो प्रॉब्लम डॉक्टर, तो ठीक है सर। कल वाली क्लास जो देखो, क्लास डाउनलोड करना मेरे हाथ में नहीं, ये भी मैं आपका दिमाग से एक जो है वो मैं निकालता हूं। देखो, क्लास डाउनलोड करना मेरे हाथ में नहीं होता, ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है। शायद आपने यूट्यूब में भी देखा होगा और अपनी जो पुरानी ऐप थी उसके अंदर भी देखा होगा, 24 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो डाउनलोड होती है। अब किसी कारणवश वो अगर नहीं डाउनलोड हुई है तो वो हो सकता है कि कहीं दिक्कत हो। ठीक है, मैंने क्लास रिकॉर्डिंग में बिल्कुल डाल रखी है, अभी आप, मैंने दोबारा भी चेक कर लिया, क्लास रिकॉर्डिंग के अंदर डाल रखी है, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है। मैंने बात भी करी थी आप लोगों के बोलने के बाद में, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनके भी हाथ में नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, तो हो सकता है कई बार लेट हो जाए। ठीक है, तो आप खुद समझदार हो इस बात के लिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की चीज जो ये है कि कार्बोहाइड्रेट का शर्करा की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, तो ये मैं आपको फिजियोलॉजी के अंदर बता चुका हूं। अब उसको अपन पढ़ के अपने नोट्स फालतू में अपने को नहीं बढ़ाना है। शुगर की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, फिर मोनोसेकेराइड को कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज इन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। ओलिगोसेकेराइड के भी अपन ने एग्जाम्पल पढ़े हैं और पॉलीसेकेराइड के भी अपन ने एग्जाम्पल पढ़े हैं, इसलिए उन क्लासिफिकेशन को अब अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार लिखवाने का मतलब नोट्स क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसके पाचन के बारे में अपन बताते हैं, हल्का फुल्का देखते हैं पाचन के अंदर। तो आपको सबको पता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूं कि रूमिनेंट जानवरों के अंदर जब भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो किस में होता है, रूमेन में होता है। किस में होता है, रूमेन में होता है। और किसके द्वारा होता है, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। और बहुत बार बता चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट का जब भी पाचन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, VFA के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, VFA का पूरा नाम आपको पता ही है, इसको बोलते हैं वोलेटाइल वोलेटाइल फैटी एसिड। ठीक है, या हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पशील वाष्पशील वसीय अम्ल। और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन होता है। क्या होता है, फर्मेंटेशन या किण्वन होता है। किण्वन से कार्बोहाइड्रेट पच के किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोलेटाइल फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पशील वसीय अम्ल बोलते हैं। और तीन तरह के वोलेटाइल फैटी एसिड यहाँ पर बनते हैं। कौन कौन सा बनता है, एक एसिटिक एसिड बनता है, दूसरा आपका जो है ब्यूटारिक एसिड बनता है, और तीसरा आपका जो है प्रोपियोनिक एसिड बनता है। ये बनते हैं, ये मैं आपको फिजियोलॉजी डाइजेशन के अंदर भी बता चुका हूं, तो उस चीज को अपन ज्यादा गहराई के अंदर नहीं जाएंगे। अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका अगर किण्वन हुआ तो वो सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन होगा, और किण्वन से आपके क्या बनेंगे, वाष्पशील वसीय अम्ल बनेंगे, जिसको बोलते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड। कौन कौन से वोलेटाइल फैटी एसिड बनेंगे, तो तीन मुख्य वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, इन दोनों एसिड के अंदर ग्लूकोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड कौन सा है, अर्थात
जो रक्त में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, ग्लूकोजेनिक फैटी एसिड जो भी है उनके आप, ठीक है, आप बताएं। पिंकी जाखड़ ने आंसर दिया प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक सभी का आ रहा आंसर, अर्थात बिल्कुल सही है कि प्रोपियोनिक एसिड, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, प्रोपियोनिक एसिड, क्योंकि प्रोपियोनिक एसिड जो है वो ब्लड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्लड में पहुंच जाता है अवशोषण के द्वारा, रोमेन से इसका अवशोषण हो जाता है, फिर ब्लड में पहुंच जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर। अब चूंकि ये ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोजेनिक फैटी एसिड इनमें से कौन सा है, तो आप प्रोपियोनिक एसिड को बोलोगे। क्यों बोलोगे, क्योंकि प्रोपियोनिक एसिड ही शरीर के अंदर जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला मेरा पॉइंट जो है वो है कि इनमें से कीटोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड कौन कौन से हैं। अगला कौन सा है कि कीटोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड कौन कौन से हैं। तो आप कमेंट करके जवाब दें, मैं देख लूंगा आपकी कमेंट। आपके जवाब आ रहे हैं। एसिटिक और ब्यूटारिक एसिड, योगिता ब्यूटारिक, ब्यूटारिक एसिटिक, वेरी गुड, दोनों ही हैं। बच गए वो दोनों एसिड कैसे हैं, कीटोजेनिक हैं, दोनों ही कैसे हैं। तो अगला आपसे पूछा जा सकता है कि कीटोजेनिक, कीटोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड के एग्जाम्पल बताइए। तो आप एग्जाम्पल बताओगे इसमें कौन कौन सा है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है वो कौन सी कीटोन बॉडी बनाता है, उस कीटोन बॉडी का नाम बताइए जो एसिटिक एसिड बनाता है। तो उसका नाम है ट्रिपल ए। क्या नाम है, ट्रिपल ए। क्या नाम है इसका पूरा, एसेटो एसेटिक एसिड। कीटोन बॉडीज जो एसिटिक एसिड से बनती है उसका नाम क्या है, ट्रिपल ए, अर्थात एसिटो एसिटिक एसिड है। ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी है, दूसरा आपका एग्जाम्पल कौन सा है, आपका ब्यूटारिक एसिड है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, ब्यूटारिक एसिड है। और ब्यूटारिक एसिड जो है कीटोन बॉडीज के अंदर कन्वर्ट होता है, उस कीटोन बॉडीज का नाम जो है आपको सबको पता है क्या है, BHA। पूरा नाम है बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ब्यूटारेट या ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारेट भी लिख सकते हो या ब्यूटारिक एसिड भी बोल सकते हो। ठीक है, डॉक्टर अशोक जाटोलिया ने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन सी कीटोजेनिक है और कौन सी आपकी ग्लूकोजेनिक है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्न में से कौन सी कीटोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड नहीं है। तो आपको पता है प्रोपियोनिक एसिड जो है वो कीटोजेनिक नहीं है। ये क्वेश्चन भी कई किताबों में बना रखा है कि निम्न में से कौन सा वोलेटाइल फैटी एसिड जो है वो कीटोजेनिक नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा आएगा, प्रोपियोनिक एसिड, क्योंकि प्रोपियोनिक एसिड कैसा है, ग्लूकोजेनिक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिस चीजें समझ में आ गई हो। आगे की चीज जो है वो आपसे पूछूंगा, अगर दुग्ध के अंदर वसा बढ़ाने वाला वोलेटाइल फैटी एसिड कौन सा है, दुग्ध में वसा बढ़ाने वाला वोलेटाइल फैटी एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड। वेरी गुड, शाबाश प्रिया, सर्विस्टा सब सही दे रहे हैं। तो आपका अगला पॉइंट होना चाहिए, दूध में वसा बढ़ाने वाला वोलेटाइल फैटी एसिड। तो आपका आंसर जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन और है, कुल दुग्ध उत्पादन बढ़ाने वाला वोलेटाइल फैटी एसिड कौन सा है, कुल दूध उत्पादन, प्रोपियोनिक एसिड, टोटल मिल्क चौधरी जी सब आ रहा है, तो सबको पता है कौन सा है, प्रोपियोनिक एसिड। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पशुपालक या तो दूध के अंदर फैट मांगते हैं या दूध के अंदर कुल दूध उत्पादन मांगते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, जिस भी खाने से ज्यादा प्रोपियोनिक एसिड बनता है, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा कौन सा खाना, ज्यादातर अपन कार्बोहाइड्रेट खिलाते हैं,
कार्बोहाइड्रेट में 3 तरह के वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं। इनमें से 2 वोलेटाइल फैटी एसिड डिसाइड करते हैं कि दूध में वसा बढ़ेगी या कुल दूध उत्पादन बढ़ेगा। अगर किसी भोजन के पाचन से ज्यादा प्रोपियोनिक एसिड बनता है तो उसका कुल दूध उत्पादन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कुल दूध उत्पादन बढ़ता है। और अगर उसमें एसिटिक एसिड ज्यादा बनता है तो उस दूध के अंदर फैट ज्यादा होती है। तो आपको पता है गाय और भैंस की तुलना करें तो भैंस के दूध में ज्यादा फैट होती है, तो उसके रुमेन के अंदर ज्यादा एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, कंपैरिजन टू गाय। ठीक है, एचएफ और देसी गाय की अपन तुलना करें तो एचएफ गाय के अंदर प्रोपियोनिक एसिड ज्यादा बनता है। आजकल तो क्या आ रहा है, प्रो फर्मेंटर मशीन भी आ रही है। ये दोनों चीजें बनी किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो प्रो फर्मेंटर मशीन क्या करती है कि रुमेन के अंदर जो काम होता है वो बाहर मशीन में ही कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रो फर्मेंटर मशीन। प्रो मतलब पहले, फर्मेंटर मतलब फर्मेंटेशन, कि आपने पेट से पहले ही किण्वन कर लिया। ठीक है, आप किण्वन करके तीनों वोलेटाइल फैटी एसिड को भी आप अलग कर लेते हो। अब पशुपालक के हाथ में है कि उसको कुल दूध उत्पादन बढ़ाना है या फैट बढ़ाना है। ठीक है, उसको पता है अगर अपन प्रोपियोनिक एसिड ज्यादा देंगे तो उसका कुल दूध उत्पादन बढ़ेगा, और एसिटिक एसिड ज्यादा देंगे तो उसका क्या बढ़ेगा? फैट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तकनीक चल रही है, विदेशों में चल रही है, अभी इंडिया में नहीं आई है। इंडिया में भी कई ऑर्गेनाइज्ड जो डेयरी फार्म है वहां पर प्रो फर्मेंटर मशीन आ रही है। तो एक तो जानवर का पाचन अच्छा हो जाएगा, उसको कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही नहीं करना, उसको किण्वन का काम ही नहीं करना, उसको रेडीमेड चीजें मिल रही है ना, तो उसका अवशोषण भी जल्दी होगा। आपको पता है कि पहले किण्वन के लिए जानवर जुगाली करता है, जुगाली पहले तो जानवर खाता है उसको, फिर जुगाली करता है वापस बाहर निकाल कर, फिर किण्वन होता है उसका। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है? अब डायरेक्ट जो है ये काम बाहर कर रहे हो, और डायरेक्ट आप प्रोपियोनिक एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड बाहर से दे रहे हो, तो बढ़िया है ना, जानवर को जो ईल्ड है, मिल्क ईल्ड है या प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अपन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, जानवर को मशीन नहीं समझकर अगर एक जीव की तरह देखें, तो अगर रेगुलर आप कोई चीज बाहर से दे रहे हो तो उसकी बॉडी जो है वो काम करना बंद कर देगी, उसका रुमेन भी छोटा सा हो जाएगा, क्योंकि रुमेन के पास अब काम ही नहीं बचेगा। रुमेन के सूक्ष्म जीव मर जाएंगे क्योंकि उन सूक्ष्म जीव का कोई काम ही नहीं रहा। दूसरी बात जो है, चलो आपने ये कार्बोहाइड्रेट का कर लिया, तो प्रोटीन पाचन में भी तो काम आते हैं रुमेन के सूक्ष्म जीव, तो प्रोटीन पाचन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो जाएंगी। तो आपको सारा जो खाना है वो ऐसे प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड इस रूप में ना दें। थोड़ा बहुत आपको लगता है कि मेरे को कुल दूध उत्पादन बढ़ाना है, तो जो नॉर्मल खाना आप दे रहे हो बाट, उसमें थोड़ा प्रोपियोनिक एसिड की मात्रा आप ज्यादा कर दोगे तो उसके अंदर कुल दूध उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए सोचने के लिए दिमाग है, सोचना है आपको। आपको फील्ड के अंदर ऐसी बहुत चीजें आती हैं कि साहब हमारे जानवर को फैट नहीं आ रही, कुछ तरीका बताओ, तो आप क्या बोलते हो? कैल्शियम खिलाओ। अपने पास वही हथियार है ना, कैल्शियम। अकेले कैल्शियम से ना तो कुल दूध उत्पादन बढ़ता है, अकेला कैल्शियम थोड़ी दूध उत्पादन बढ़ा सकता है, ज्यादा तो आप प्रोपियोनिक एसिड, इसका ज्यादा योगदान है ना। ठीक है, तो ये चीज आप उसको संतुष्टिपूर्ण जवाब आप दे सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा एक मेटाबॉलिज्म से संबंधित क्वेश्चन है कि किससे कितनी एटीपी बनती है। ठीक है, टेबल टाइप का आपको याद रखना है। तो मैं आपसे कोई पूछ लूं क्वेश्चन, आपको कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट ही देखूंगा। एक मॉलिक्यूल ग्लाइसिरोल का ऑक्सीडेशन होता है तो कितनी एटीपी बनती है? एक मॉलिक्यूल 38 गलत है, ग्लाइसिरोल पूछ रहा हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं पूछ रहा, ग्लाइसिरोल पूछ रहा हूं। ग्लाइसिरोल 38, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। 22, अनिल सर्वा सही आंसर है। कितनी एटीपी बनेगी? 22 एटीपी। ये आपको याद रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि एक मॉलिक्यूल ग्लाइसरॉल का अगर ऑक्सीकरण होगा तो कितनी एटीपी बनेगी? 22 एटीपी। ऐसे ही एक अणु ग्लूकोज का ऑक्सीय शोषण हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो 38 एटीपी सही आंसर आ रहा है। कितनी एटीपी बनेगी टोटल? 38 एटीपी बनेगी। कौन से शोषण में? ऑक्सीय शोषण में। ये डायरेक्ट आप याद कर लो, अपने को निकालना नहीं, मैंने 38 एटीपी आपको निकाल के कई बार बहुत बार बताया है। ऐसे ही एक अणु आपका ग्लूकोज है, उसका किण्वन हो या अनोक्सीय शोषण हो तो कितनी एटीपी बनेगी? 2 एटीपी सही आंसर आ रहा है। कितनी एटीपी बनती है? 2 एटीपी। किण्वन की प्रक्रिया में कितनी एटीपी बनती है? 2 ही बनती है। कौन से शोषण के अंदर? अनोक्सीय शोषण में।
ठीक है। अब ग्लूकोज से मैं डायरेक्ट चला जाता हूं एक अणु ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ग्लाइकोजन में आपको क्या करना है, यही दोनों अवस्थाएं रहेंगी, आपको एक एक एटीपी एक्स्ट्रा जोड़ देना है। जैसे इसमें 38 होती है, तो यहां पर कितनी एटीपी बन जाएंगी, 39 एटीपी। कौन से शोषण में, ऑक्सीय शोषण, ऑक्सीय शोषण में। ऐसे ही आपसे कोई पूछ लिया जाए कि एक अणु ग्लाइकोजन का अनोक्सीय शोषण हो, तो 2 एटीपी, तो 1 एटीपी जोड़ दो आप इसमें एक्स्ट्रा, 1 एटीपी कौन से शोषण बनेगी, अनोक्सीय शोषण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ देखें, ऐसे ही आपको याद रखना है, ये हो गया, मिटा दो, ये आगे लिख दो, ये मिटा दो। हाँ हाँ ठीक है। आगे जो है, अपने जो वोलेटाइल फैटी एसिड हैं, तीनों वोलेटाइल फैटी एसिड जो है, एक एक अणु कितनी एटीपी का निर्माण करता है, तो वो अपने को देखना है। ठीक है, देखिए, एक अणु एसिटिक एसिड कितनी एटीपी बनती है, बोलो जल्दा, जल्दी बोलो। 17, 10 से शुरुआत कर दो ना भाई, 10 एटीपी। ठीक है। दूसरा, एक मॉलिक्यूल ब्यूटारिक एसिड कितनी एटीपी बनती है, ब्यूटारिक एसिड से, 25, पिंकी जाखड़, ठीक है, 25 एटीपी। और एक अणु आपका प्रोपियोनिक एसिड कितनी एटीपी बनाएगा, 17 एटीपी। कितनी एटीपी बनाएगा, 17 एटीपी। और एक में आपको, अपने को पढ़ना तो इसको फैट के अंदर है, पाल्मिटिक एसिड। अपने को किसमें पढ़ना है, उसके अंदर पढ़ना है, किसके अंदर, वसा, वसा का सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। लेकिन यही अपन याद कर लेते हैं, एक अणु पाल्मिटिक एसिड, उसका आप अगर ऑक्सीकरण करते हो तो 139 एटीपी बनती है। कई बार अगर एटीपी के क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो ये आप अगर याद होगी तो इससे आप तुरंत कर दोगे, आपको बिल्कुल भी ना घबराने की जरूरत है, ना आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे की तरफ अपन चलते हैं। अब अपन लास्ट लास्ट में इसके सभी के तत्व के अपन क्या देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, कार्य देखते हैं। तो इसका क्या कार्य है कार्बोहाइड्रेट का, वो देखिए। कार्य, तो पहला कार्य तो क्या आपको सभी को पता है, क्या कार्य है, कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो, ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। क्या प्रोवाइड करता है, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। तो आपने ऊर्जा उत्पादन की भिन्न भिन्न अणुओं की भिन्न भिन्न एटीपी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी, किससे कितनी बनेगी। लेकिन मैं यहां पर ऊर्जा उत्पादन करूंगा, वो अब 3 तत्वों की तुलना करूंगा, सबका एक एक ग्राम लूंगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी लूंगा, 1 ग्राम प्रोटीन भी लूंगा, और 1 ग्राम जो है आपकी फैट भी लूंगा, और किस में ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा होता है वो कंपैरिजन भी अपना साथ में हो जाएगा। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर आप दहन करते हो, आप क्या करते हो, दहन करते हो, तो कितनी एटीपी बनती है, कितनी एटीपी बनती है, जवाब दें। 4.1 या 4.2, ठीक है, 4.1 ले लो या 4.2, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। अगर अपन बात करें 1 ग्राम फैट की, तो कितनी एटीपी बनती है, सबने 9.3, बिल्कुल सही है, 9.3 किलो कैलोरी। अगर बात करें 1 ग्राम प्रोटीन की, तो कितनी बनती है, 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इससे भी 4.1 प्राप्त होती है, इससे भी 4.1 प्राप्त होती है। अब 4.1 का भाग अगर 9.3 में दोगे, 9.3 में दोगे, तो एक अनुपात आएगा 2.25। तो इसका मतलब क्या है कि वसा के अंदर ऊर्जा की मात्रा कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की तुलना में 2.25 गुना अधिक होती है। तो ये मैं पॉइंट यहां पर लिख देता हूं, वसा में ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की तुलना में, प्रोटीन की तुलना में
2.25 गुना अधिक होती है, गुना अधिक होती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये गुणांक जो है या गुणा जो है 2.2 या 2.25 गुणा आपको याद रखना है। ये कई बार कई एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये इसका पहला कार्य है ऊर्जा उत्पादन का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सी चीज है। और ये भी आपको पता होगा कि जब भी शरीर किसी जानवर को खाना नहीं मिले या कोई इंसान जो है वो फास्टिंग पे बैठता है, तो उसके शरीर का सबसे पहले कौन सा घटक है जो ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पादन करता है? तो आपको पता है सबसे पहला ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है या घटक या फीड जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। जब शरीर संपूर्ण शरीर के अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात अब बिल्कुल 0% ऑक्सी आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो फिर आप दूसरा नंबर आएगा वसा का। फिर वसा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पादन करती है, जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। और किसी आदमी का अनशन या जानवर लंबे समय तक जिंदा रहना वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके शरीर के अंदर फैट का स्टोरेज कितना है। जितना मोटा आदमी होगा उसमें फैट का स्टोरेज उतना ही ज्यादा रहेगा, वो उतने ही लंबे समय तक जिंदा रह सकेगा। और तीसरा नंबर आता है जब पूरा का पूरा फैट निकल जाता है, एकदम सिंगल हड्डी हो जाता है, तो फिर तीसरा नंबर आता है प्रोटीन का ऑक्सीकरण। प्रोटीन के ऑक्सीकरण को अपन प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, जीव द्रव्य श्वसन। ठीक है, मतलब आपकी अब प्रोटीन घुल रही है, अर्थात शरीर का आपका शरीर का संरचनात्मक घटक कौन सा है? प्रोटीन। वो आपके शरीर की जो प्रोटीन है वो घुलकर आपको ऊर्जा दे रही है, अर्थात शरीर की संरचनाएं खुद घुल घुल के आपको ऊर्जा दे रही है जिंदा रहने के लिए। तो मान लो कि प्रोटीन का ऑक्सीकरण शुरू हो गया, ये समझ लो कि यमदूत जो है वो आपके पास खड़े हो गए, अब जाने वाले हो। ठीक है, तो ये चीज आपको शायद पता होगी। एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप कुछ मैं आपके सामने कुछ फील्ड लिखता हूं, उसके अंदर परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट भी आपको बताने हैं। मैं आपके सामने लिखता हूं, ग्रेन्स के अंदर कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट होता है? परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट दो तीन खानों का अपन लिखेंगे। एसिटिक एसिड 10, 25 और 17, कोई अगर हो सकता है उसमें कोई गलती होंगी तो योगिता बगड़िया कितना है? 60 से 70%। 60 से 70%। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ लिया जाए कि आपका ड्राई फोडर है, ड्राई फोडर जिसको बोलते हैं सूखा घास, सूखा घास, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना होगा? 50% के आसपास। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पादप की कोशिका भित्ति तो होगी जो सेलुलोज हेमिसेलुलोज से बनी होती है 50%। अगर अपन ग्रीन फोडर की बात करें तो हरा चारा, ग्रीन फोडर जिसको बोलते हैं हरा चारा, हरा चारे के अंदर कितना परसेंटेज होगा? बिल्कुल 15 से 20। अमित कुमार ठीक है, सर्विस्टा सबसे 5 से लेकर 20% तक आपको जो है इसके अंदर मिलेगी। अगर आपको बात कर ली जाए कि फल जो भी हैं, जितने भी फल हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंटेज होता है, तो आपको 25% के आसपास इसका आंसर करना है। तो ये कुछ थोड़े बहुत डाटा है, ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, याद कर लीजिए अनाज के अंदर 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, और ड्राई फोडर जो होता है सूखा चारा उसमें 50% के आसपास कार्बोहाइड्रेट होगा। अनिल सरवा रुमेन में सबसे ज्यादा, ये आपको लिखवा तो रखा है ना मेरे भाई, फिजियोलॉजी में सब लिखवा रखा है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाएगा फालतू में। हाँ, एसिटिक एसिड है। मैं भी आपको वो अभी कंफ्यूज कर रहा हूँ, वो मैं आपको परसेंटेज तक लिखा हुआ सब कुछ अलग अलग लिखाया हुआ फिजियोलॉजी में, देखें एक बार। इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि बहुत सारे डाटा याद रखने पड़ते हैं। इसके अंदर आप रखिए, आपको ये कुछ कुछ डाटा आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ज्यादा अपने को याद नहीं रखना। फल के अंदर आपको याद रखना है 25% के आसपास होता है। अब अपन अनाज की प्रोटीन भी देखेंगे थोड़ी देर बाद में, जैसे प्रोटीन घटक होगा उस टाइम भी अपन देखेंगे, तो उसमें अनाज की प्रोटीन भी आप याद करना चाहो तो यहाँ पर याद कर लो, 9 से लेकर 12% तक अनाज में प्रोटीन भी होती है। अपन जब प्रोटीन तत्व पढ़ेंगे तो अनाज का भी पढ़ेंगे, तो अनाज के अंदर प्रोटीन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 9 से 12% होती है। इसी के साथ आप डाटा ये याद कर लो। ठीक है, तो ये पहला कार्य समझ में आ गया होगा, ऊर्जा उत्पादन।
ठीक है, ऊर्जा उत्पादन आ गया होगा। पिंकी जाखड़, हाँ प्रिया ठीक है, अमित हाँ सर, जितेंद्र ठीक है, यस ये तो ठीक। दूसरा कार्य देखते हैं। अगर दूसरा कार्य देखें तो संरचनात्मक घटक भी है। संरचनात्मक घटक किसका है? किसका संरचनात्मक घटक है? पादप शरीर का। किसका? पादप शरीर का। पादप शरीर का संरचनात्मक घटक है। आपको पता है कि जो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और आपका लिग्निन, ये तीनों के तीनों घटक होते हैं किसके? कोशिका भित्ति के घटक होते हैं। किसके घटक होते हैं? कोशिका भित्ति के घटक होते हैं। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में इन तीनों तत्वों की, इन तीनों कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि पादपों का जो है संरचनात्मक घटक भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे ही आपको पता है पादपों का संग्रहित भोजन क्या होता है? स्टार्च होता है। पादपों का संग्रहित भोजन क्या होता है? स्टार्च होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि पादपों के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक संग्रहित भोजन के रूप में काम करता है। तो पादपों में संग्रहित भोजन भी होता है। संग्रहित भोजन भी होता है और उसका आप एग्जाम्पल आगे लिख लीजिए कौन सा होता है, उदाहरण उसका कौन सा है? स्टार्च है। ठीक है, चौथा पॉइंट, थर्मोरेगुलेशन, तापमान नियंत्रण भी करता है। तापमान नियंत्रण करता है और कब करता है? सर्दियों में। तापमान नियंत्रण कब करता है? सर्दियों में। कब करता है? सर्दियों में। तो आपको पता होगा कि सर्दियों के अंदर आप जितने खाली पेट रहोगे आपको उतनी ही ज्यादा सर्दी लगेगी। लेकिन आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट अगर आप खा लोगे तो आपकी सर्दी गायब हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि ये जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा या ऊष्मा का उत्पादन करते हैं जो शरीर के तापमान का नियंत्रण रखते हैं। तो ये कुछ कुछ अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो अपने लिखा। वैसे और भी आप लिख सकते हो, दूध के अंदर भी आप लिख सकते हो, दूध का निर्माण भी करता है। दुग्ध का निर्माण, दुग्ध का निर्माण कौन सी शर्करा करती है? कौन सा शर्करा जो है वो दुग्ध में पाई जाती है? एग्जाम पर लिख के भेजें आप। दुग्ध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा, कमेंट आ नहीं रहे। लैक्टोज, जितेंद्र चौधरी, कौन सी होती है? लैक्टोज। ठीक है ना, ऐसे आप दुनिया भर के हर जगह कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है, वो आप लिख सकते हो। संग्रहित जानवरों के अंदर ग्लाइकोजन संग्रहित भोजन के रूप में पाया जाता है, जंतुओं के अंदर लीवर और मांसपेशियों के अंदर, वो भी आप लिख सकते हो। तो मुख्य कार्य जो है आपको कोई पूछ लिया जाए तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य जो है एनर्जी प्रोडक्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है सर? ये बताया ना, CnH2nOn। ये आप जहां जैसे मैंने बताया था ना C6H12O6, इसकी जगह N लगाते जाओ तो ये 2N हो जाएगा, ये N हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी N लगा दो, ये N जितना होगा उतना ही N ये होगा, ये 6 है तो ये भी 6 रहेगा। ठीक है, तो CnH2nOn कर सकते हो आप। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? इतनी कार्बोहाइड्रेट की इतनी चीज समझ में आ गई? हाँ 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 हाँ। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट घटक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम लिखो प्रोटीन। तो प्रोटीन की तो आपने बहुत सारी चीजें तो आपने खुद ने ही पढ़ ली होंगी। प्रोटीन से पहले वसा पढ़ लेते हैं, प्रोटीन सबसे लास्ट में पढ़ते हैं अपन। फैट डाल लो, वसा। वसा, वसा जो है तो ये भी आपका किसका बना होता है? वसा जो है वो किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन याद रखिए वसा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कम होती है। वसा जो है वो कौन से तीन तत्वों से मिलकर बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। लेकिन कोई भी वसा, जैसे फॉर्मूला अपने को बहुत जटिल फॉर्मूला होता है, उसके अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी वसा होगी, चाहे कोई भी वसा का सूत्र होगा, उसमें ऑक्सीजन परमाणु की मात्रा जो है वो हमेशा क्या होंगी? इन तत्वों की तुलना में कम होंगी, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में भी कम होंगी। इसलिए वसा के ऑक्सीकरण के लिए आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा। आपको पता होगा रेस्पायर, श्वसन गुणांक,
क्या होता है CO2 बटा O2, जितनी CO2 बाहर निकली उतनी O2। तो आपको देखो ये हमेशा ऑक्सीजन जो है, काम में ली गई ऑक्सीजन, कितने काम में ली गई ऑक्सीजन, ये हमेशा ज्यादा होगी और बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी कम निकलेगी। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि वसा जो है, वसा के अंदर ऑक्सीजन तत्व की मात्रा कम होती है और खुद के अंदर ऑक्सीजन मात्रा की कम होने की वजह से उसके ऑक्सीकरण के लिए उसको बाहर से ऑक्सीजन अधिक चाहिए। जैसे अपन ने भी देखा ना, कार्बोहाइड्रेट के अंदर C6H12O6, उसका ऑक्सीकरण करना हो तो 6O2 ही चाहिए आपको। अब इसको 6O2 से ज्यादा चाहिए, 7O2 हो, 8O2 हो, 9O2 हो, क्योंकि इसके खुद के अंदर ऑक्सीकरण ऑक्सीजन कम है, इसलिए इसको बाहर से ऑक्सीकरण के लिए बाहर से ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि फैट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अन्य तत्वों की तुलना में कम होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है, आपको पता होगा कि वसा जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल से, दो चीजों से मिलकर बनी होती है। वसा जो है वो किन चीजों से मिलकर बनी होती है, मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक ग्लिसरॉल होता है और दूसरा इसका पार्ट होता है फैटी एसिड। क्या होता है, फैटी एसिड या वसीय अम्ल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल। ठीक है, ग्लिसरॉल फिक्स रहेगा, वसीय अम्ल का अलग अलग वर्गीकरण है, वसीय अम्ल का अलग अलग वर्गीकरण है। तो अपन फैटी एसिड का वर्गीकरण देखते हैं, दो आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं फैटी एसिड का। एक तो आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक का मतलब जिनका भोजन में उपस्थित होना अति आवश्यक होता है, उन्हें आवश्यक वसीय अम्ल कहा जाता है। और अनावश्यक वो होते हैं जिनका भोजन में उपस्थित होना कोई आवश्यक नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। तो इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन सा, आवश्यक वसीय अम्ल और दूसरा आपका कौन सा है, अनावश्यक वसीय अम्ल। आवश्यक वसीय अम्ल कौन से होते हैं, ऐसे वसीय अम्ल होते हैं जिनका भोजन में उपस्थित होना अति आवश्यक होता है। इसमें कौन कौन से हैं, आवश्यक वसीय अम्ल के उदाहरण बताइए आप, आवश्यक वसीय अम्ल के उदाहरण बताइए। सर्विस्टा, ओलिक, लिनोलिक, और कोई, अरेचिडोनिक, प्रदीप सियाग, पिंकी जाखड़, अरेचिडोनिक और लिनोलिक। तो जितने भी असंतृप्त वसीय अम्ल है जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो सारे के सारे आवश्यक होते हैं, जैसे ओलिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक, ये सारे के सारे वसीय अम्ल जो हैं वो आपके कैसे, ओलिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक अम्ल, ये आपके क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के बने होते हैं, इसका एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, सिंगल बॉन्ड के बने होते हैं, जैसे पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड, पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड, ये आपके कैसे अनावश्यक वसीय अम्ल होते हैं। ठीक है, पाल्मिटिक स्टीरिक, ठीक है, पूनम पूनम, बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको एक क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो आपको ये रखना है कि वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनी होती है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो अन्य तत्वों की तुलना में कम होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना कि वसा का अगर आप तोड़ोगे तो वसा दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक ग्लिसरॉल होता है, एक वसीय अम्ल होता है। वसीय अम्ल का अपन ने पहला वर्गीकरण अपन देख लिया, आवश्यक वसीय अम्ल जिनका भोजन में उपस्थित होना आवश्यक होता है, तो ये सारे डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड वसीय अम्ल होते हैं, ओलिक, लिनोलिक और लिनोलिनिक होते हैं। और अनावश्यक कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, इनका भोजन में उपस्थित होना कोई आवश्यक नहीं होता है, पाल्मिटिक और स्टीरिक अम्ल। अगला वर्गीकरण जो है वो आपका है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के आधार पर ही, एकल बंध और द्विबंध के आधार पर ही वसीय अम्लों का वर्गीकरण है। अगला वर्गीकरण देखिए, वसीय अम्ल का अगला वर्गीकरण जो है वो कौन कौन सा होता है। एक तो होता है आपका संतृप्त वसीय अम्ल, सैचुरेटेड फैटी एसिड, संतृप्त वसीय अम्ल। और दूसरा कौन सा होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल, जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। संतृप्त वसीय अम्ल कौन से होते हैं, जिन वसीय अम्लों के रासायनिक सूत्र में
केवल और केवल सिंगल बॉन्ड, एकल बंद ही पाया जाता है, कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो मैं लिख सकता हूं एकल बंद वाले, एकल बंद जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले वसीय अमल को, वाले वसीय अमल को अपन क्या बोलते हैं, अम्लों को अपन क्या बोलते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल, जिसका एग्जांपल अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं, कौन सा, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड। ठीक है। असंतृप्त वसीय अम्ल कौन से होते हैं, जिनके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड तो हो, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड वाले, जो मैं बोल सकता हूं कम से कम एक या एक से अधिक द्विबंध वाले वसीय अम्लों को अपन किस में काउंट करते हैं, असंतृप्त या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। तो देखो इसके अंदर क्या, एक, एक या एक से अधिक द्विबंध, द्विबंध जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डबल बॉन्ड, बॉन्ड थोड़ी शाई डाल लेता हूं, शाई फीकी हो रही, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले, वाले वसीय अम्ल। ठीक है। इसका एग्जांपल आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ओलिक एसिड, लिनो ओलिक एसिड, लिनो लिनिक एसिड। ठीक है। तो इनके अंदर कम से कम तो आपका एक डबल बॉन्ड तो हो, एक से अधिक कितने भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। अब देखो इसके अंदर भी थोड़ी क्वालिटी चेंज हो सकती है, इसके अंदर भी थोड़ी सी क्वालिटी चेंज हो सकती है। कैसे, जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे किसी भी वसीय अम्ल के अंदर, जैसे जैसे डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी, उसके अंदर अनसेचुरेशन, असंतृप्तता बढ़ती जाएगी। और किसी भी वसीय अम्ल के अंदर जितनी ज्यादा असंतृप्तता बढ़ती जाती है, वे वसीय अम्ल शरीर के अंदर जमा नहीं होने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखो अगर संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्लों की अपन तुलना करें तो इनको अपन रफली कैसे दे सकते हैं, आप अगर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर जो फैट जमा हो जाती है, जो फैट जमा हो जाती है, कठोर हो जाती है, जैसे घी कठोर हो जाता है, तो उस फैट के अंदर संतृप्त वसीय अम्ल ज्यादा होंगे। और जो रूम टेम्परेचर पर कभी जमा नहीं होते, जैसे सरसों का तेल है, ठीक है, कोई और भी तेल आपका जो जो रूम टेम्परेचर पर जमा नहीं होता, मोट कठोर नहीं होता, उसको असंतृप्त वसीय अम्ल बोलते हैं। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, उसके अंदर असंतृप्तता का गुण उतना ही ज्यादा आएगा। तो जो फैट बाहर जम सकती है वो शरीर के अंदर भी जमेगी, अर्थात संतृप्त वसीय अम्ल बाहर रूम टेम्परेचर पर जमा होते हैं, या जो बोलते हैं उसका डिपोजिशन होता है, वो शरीर के अंदर रक्त वाहिनियों में भी उसका डिपोजिशन होता है। तो जितनी ज्यादा आप संतृप्त वसीय अम्ल खाओगे, उतना ही रक्त वाहिनियों के अंदर उसका जमाव अधिक हो जाएगा, जिससे रक्त वाहिनियों की जो गुहा है वो संकड़ी हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, अर्थात रक्त वाहिनियों की गुहाओं में कोलेस्ट्रॉल मान लो या सेचुरेटेड फैटी एसिड का जमा होना, जिससे कि रक्त वाहिनियों की जो गुहा है वो अवरुद्ध हो जाती है, उस इंसान को हार्ट अटैक जल्दी आ जाता है, हार्ट अटैक आके उसकी मौत हो जाती है। तो आपको अपने डेली खान पान के अंदर चेंज करना है। अगर आपको अपना हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक आपको नहीं करवाना है, तो आप अपनी डाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा असंतृप्त वसीय अम्ल रखें। जितने ज्यादा असंतृप्त वसीय अम्ल रखेंगे, वो शरीर के अंदर उतना ही जमा नहीं होगा, वो अपना काम करेगा और जमा नहीं होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। जब कोई फैट जो है रक्त वाहिनियों में जमा ही नहीं होंगे, तो उसका हार्ट अटैक आने के चांस भी कम हो जाएंगे। तो आपको जो है, अब गांव में लोग जो है जीभ के टेस्ट के लिए घी ज्यादा खाते हैं। मेरे हिसाब से घी घी जो है वो ज्यादा घातक है, किसकी तुलना में, आपके तेल की तुलना में। आप पराठे के अंदर भी घी डाल के वो घी के पराठे खाते हो,
रोटी के ऊपर भी घी डालते हो, तो उतना ही वो शरीर के अंदर जमा हो जाएगा। उसकी जगह आप तेल इस्तेमाल करो, और ऐसा तेल इस्तेमाल करो जो रूम टेम्परेचर पर जमा नहीं होता, जैसे सरसों का तेल। तो आपका शरीर भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इसके अंदर देखो, असंतृप्त तो आपको समझ में आ गया। इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी और भी आती है, कौन सी आती है मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं जगह की कमी से। पॉली अनसेचुरेशन, पॉली अनसेचुरेशन जिसको बोलते हैं बहु असंतृप्ता, असंतृप्ता। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी वसीय अमल के अंदर जैसे जैसे डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी, किसी भी वसीय अमल के अंदर जैसे जैसे डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी, उसके अंदर पॉली अनसैचुरेशन बहु असंतृप्ता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जिस फैटी एसिड के अंदर जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, उसमें उतना ही ज्यादा पॉली अनसैचुरेशन होगा, और वो उतना ही ज्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। जैसे अगर आप सरसों और इन तेल के अंदर भी आप कंपैरिजन करोगे, तो सूरजमुखी का जो तेल है उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, तो वो शरीर के अंदर बहुत कम जमा होंगे, तो उससे हार्ट अटैक के चांस भी बहुत कम होंगे। तो आप अपने खान पीन के अंदर इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अपन इस फैटी एसिड के साथ ही अपन क्लास भी खत्म करेंगे। आपको अपनी डाइट में से ऐसे वसी अमल को बिल्कुल हटा देना है, ऐसे तेल को आपको बिल्कुल हटा देना है, ऐसी फैट को आपको बिल्कुल हटा देना है जो सेचुरेटेड फैट हो, अर्थात संतृप्तता जिसके अंदर हो, सिंगल बॉन्ड जिसके अंदर हो। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जितनी ज्यादा डबल बॉन्ड वाली फैटी एसिड आपके पास होते हैं उसी का आपको उपयोग करना है। ठीक है, अब आपके लिए इस क्लास में इतना ही। अब कोई आकर वीडियो से एक बात पूछना चाहे तो स्क्रीन पे आ सकता है, ताकि अपनी भी प्रैक्टिस हो जाए, इसकी ऐप की भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रश्नोत्तरी करेंगे तब अपने को कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी लर्निंग कर रहा हूं, सीख रहा हूं, तो कोई आना चाहे तो स्क्रीन पे आ सकता है। देखते हैं कोई आए एक बार। अशोक डॉक्टर जीतू, हाँ आए ऑनलाइन। एक बार वीडियो चालू करें, अपना माइक भी चालू करें, दोनों चीज चालू करें, वीडियो और माइक दोनों चालू करें। डॉक्टर जीतू, वीडियो और माइक आपके नीचे ऑप्शन पड़ा हुआ है, वीडियो और माइक का, वीडियो और माइक एक बार चालू तो करें आप, कोई एक जना करें, वीडियो और माइक दोनों चालू करें। हाँ हाँ ना, हाँ हाँ नाम बोलो। हाँ अपना नाम, नाम क्या है? एक मिनट, दूसरे फोन से सुनता हूँ, एक मिनट मेरे वाले माइक लगाओ। हाँ बोलना, आप बोलना। कहाँ के रहने वाले हो? हनुमानगढ़ जिले से, चलो अब आमने सामने देख पा रहे हैं। कोरोना ठीक है उधर? काफी है, मोर्टेलिटी काफी हो रही है, तो अपना ध्यान रखें। तो ये हनुमानगढ़ से थे, ठीक है। अब कोई दूसरा जुड़ना चाहे? अभिलाषा, हाँ ये इसकी वजह से हो रहा है। दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं ये आवाज मेरे पास आपकी सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि मेरा माइक लगा हुआ है ना ये, तो ये आवाज मैं इसी से सुन पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी ठीक है, चलो ऐप चल रही है, रनिंग है, मतलब अपन अपन प्रश्नोत्तरी इस पर कर सकते हैं आराम से। अब ये चेक करना था। बाकी आज आपको पता है कि कुछ नए पद सर्जित हुए हैं, है ना। अब गवर्नमेंट वैकेंसी निकालने के तो मूड में है, लेकिन कोरोना की वजह से वैकेंसी नहीं निकल सकती। लेकिन जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, भरमार वैकेंसी आएंगी। आप पढ़ाई अपनी रेगुलर मेंटेन रखें, ठीक है। और पढ़ाई से सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, कोरोना से जरूर बच के रखें। मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, आप दिन प्रतिदिन देख रहे हो। अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप रखनी है, और रेगुलर अपन वो ये अभी घर पे ही बैठे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बाहर कुछ है भी नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद, गुड नाइट।